अध्याय 86। सेकेंड क्लास की छात्रा के तौर पर अपनी तेज गति और सहनशक्ति के बल पर श्रेया को स्कूल पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। 2 मंजिला विशाल इमारत को देखकर उसे एक बार फिर पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन उसने अपने विचारों को झटक दिया और अंदर चली गई। वह रियूनियन में लगभग 1 घंटे देरी से पहुंची और उसने सजने संवरने की जहमत भी नहीं उठाई थी। उसने एक साधारण कमीज और जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी जब वह अंदर आई तो उसने काफी ध्यान आकर्षित किया। ये तो उस व्यक्ति से अपेक्षित ही था जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक कहा जा सकता है। फिर भी श्रेया ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपने लिए कुछ खाना लिया और एक कोने में चली गई, चुपचाप उसे एकमात्र व्यक्ति की तलाश करने लगी जिससे वह मिलने आई थी। रास्ते में उसने रोजमर्रा की बातचीत सुनी जिसमें लोग अपने पेशों और ग्रेजुएट होने के बाद के जीवन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह एक सामान्य रियूनियन से अलग था। दरअसल उनके मुख्य विषय क्लासेस और लेवल थे, और साथ ही एस्गार्ड और उसके अधीन अन्य छोटे संगठनों में काम करने के दौरान का उनका अनुभव भी था। लेकिन श्रेया को हवा में ही यह महसूस हो रहा था। इनमें से किसी को भी दूसरों के हालचाल की परवाह नहीं थी, वे तो बस यहाँ अपनी बड़ाई करने आए थे। श्रेया ने अपने काम से काम रखने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए पूरी तरह से कारगर नहीं रहा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके चारों ओर लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया, जिनमें से अधिकांश पुरुष थे। अरे, क्या तुम्हें पता है कि मैं हीरो रैंकिंग में टॉप 100 में हूँ? लड़कों ने शेखी बघारने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने उन सभी को तुच्छ समझा। हीरो रैंकिंग अपने नाम के अनुरूप थी, ये सभी सक्रिय नायकों को उनकी शक्ति और योगदान के आधार पर रैंक करती थी। लेकिन समाज के असली जानकारों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। श्रेया भी उनमें से एक थी, इसलिए जाहिर है कि उसे यह बात पता थी। और सिर्फ एक लड़का ही उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वे सभी इस बात की होड़ में थे कि उनमें से सबसे कूल कौन है, जिससे वे सब मूर्खों के समूह की तरह दिख रहे थे। लोगों के जमावड़े ने अन्य लोगों को आकर्षित किया और समूह अधिक विविध हो गया। हर कोई अपनी रैंकिंग या निफ्लहेम के बारे में, वर्तमान समाचारों के बारे में बात कर रहा था। तभी एक आदमी उनकी ओर बढ़ने लगा। यह आदमी दिखने में बाकी सबसे कहीं बेहतर था, और उसकी एक मुस्कान से ही ज्यादातर लड़कियां शर्म से लाल हो जाती थीं। वह आत्मविश्वास से भरे हुए मुस्कुराते हुए समूह के आगे बढ़ा। कैसी हो श्रेया? अमित, श्रेया ने नीरस स्वर में जवाब दिया। वह उससे जरा भी प्रभावित नहीं थी और न ही उससे आगे बात करना चाहती थी। अतीत में अनिरुद्ध को परेशान करने में अमित का हाथ था और वह श्रेया पर डोरे डालने की कोशिश करता रहता था। वह मूल रूप से गौरव का दूसरा अवतार था, और यह स्पष्ट था कि उसका अंत कैसे हुआ। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? मुझे यकीन है कि पिछली बार बात करने के बाद से तुम मुझे याद कर रही होगी, अमित ने आंख मारते हुए कहा। उसके इस इशारे से कई अकेली महिलाएं नाराज हो गईं, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन श्रेया को उसकी चालों में पड़ने की कोई परवाह नहीं थी। हाई स्कूल खत्म होने के बाद से हमने एक बार भी बात नहीं की है। और तो और, हाई स्कूल में भी तुम कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे, चाहे मैं तुम्हें कितना भी दूर भगाने की कोशिश करती थी। अमित के चेहरे पर थोड़ी झंझनाहट हुई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। अरे, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अब एक टॉप रैंकिंग का हीरो हूँ? लोग मुझे सिल्वर फ्लैश कहते हैं। इतने सालों बाद भी तुम मुझे नापसंद कैसे कर सकती हो? जैसे अचानक कोई विचार आया हो, अमित का चेहरा चमक उठा। अरे, क्या तुम अब भी उस फालतू बात में उलझी हुई हो? वैसे भी वो अब मर चुका है, तो तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? अनिरुद्ध का नाम सुनते ही सारी भीड़ आपस में कानाफूसी करने लगी। उसकी मृत्यु की खबर कई अखबारों में छपी थी, लेकिन गौरव की हैसियत की वजह से किसी को परवाह नहीं थी। जाहिर है उसके इन क्लासमेट ने वे लेख जरूर देखे थे। अरे, वो लंगड़ा बच्चा। मैं सोच रहा था कि कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई, और पता चला कि मैं सही था। हाँ बिल्कुल, मेरे बगल में उस कचरे को सांस लेते देखना भी घिनौना था। श्रेया थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध का नाम लेते ही इन क्लासमेट की नीचता कैसे सामने आ गई। ऐसा लग रहा था मानो सबने अपना मुखौटा उतार दिया हो और मौका मिलते ही उसके बारे में बुरा भला कहने लगे हों। ये सुनकर अमित मुस्कुराया। वह इतना प्रभावशाली था कि अफवाहें और जानकारी फैला सकता था जिसे लोग बिना गहराई से जांच किए ही सच मान लेते थे। जिस लड़के ने उसकी मनचाही महिला का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, उससे घृणावश उसने अनिरुद्ध के नाम पर कुछ कीचड़ उछाल दिया। क्लासमेट एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस राक्षस को जगा रहे हैं। तभी अचानक श्रेया के शरीर से दम घोंटने वाला एक तीव्र दबाव फूट पड़ा।
उसकी गहरी नीली आंखें एकदम काली हो गईं, भावहीन। उसके बारे में एक बार फिर ऐसा बोलो। हिम्मत है तो बोलो। अमित, जो उसके सबसे करीब था, उस दबाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। वह हाल ही में सेकंड क्लास का व्यक्ति बना था और असगार्ड में उसका पद उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था, बल्कि खरीदा था। वह खून की खांसी कर रहा था और बेहोश होने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे बहुत अपमान महसूस हुआ और वह आखिरी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। खांसी, चाहे आप कुछ भी कर लें, इससे सच्चाई नहीं बदल सकती कि वह मर चुका है। श्रेया के चेहरे पर गुस्से को देखकर वह हंस पड़ा। उसे इस तरह उसे नीचा दिखाने में वाकई अच्छा लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। स्विश! इसे समझने में कुछ पल लगे, लेकिन तब तक घटना समाप्त हो चुकी थी। खून बेतहाशा बहने लगा और एक कटा हुआ हाथ जमीन पर गिर पड़ा। इसे हम मुआवजा मान लेते हैं। फिर कभी मुझसे इस तरह बात मत करना जैसे तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। पृथ्वी पर अभी तक ऐसे औषधियां मौजूद नहीं थीं जिनसे अंगों को फिर से उगाया जा सके। वीर समाज के आगमन से ऐसी औषधियां तो आ गईं जिनसे मामूली घावों को तो ठीक किया जा सकता था, लेकिन पृथ्वी को इससे अधिक जटिल औषधियां विकसित करने के लिए अभी समय की आवश्यकता थी। बिना कुछ कहे श्रेया चली गई। उसके जाते ही भीड़ ने उसके लिए रास्ता बना दिया, मानो हर कोई इस बात से डरा हुआ था कि वह आगे क्या करेगी। जैसे ही श्रेया वहां से जाने लगी, आखिरकार उसकी नजर कोने में एलिना पर पड़ी। हल्की सी मुस्कान लिए वह उससे मिलने के लिए उसके पास गई, जो उसके लिए बेहद जरूरी था। भीड़ के बीच वापस आकर अमित गुस्से से आग बबूला हो गया। दर्द ने उसे अपना दिमाग शांत रखने में मदद की, लेकिन शांत अवस्था में भी उसके विचार उसे पागल कर रहे थे। मैं उस कमीनी को सबक सिखाऊंगा। श्रेया और एलिना की बातों में कई घंटे बीत गए। पार्टी में आए बाकी लोग उससे ऐसे बच रहे थे जैसे वह कोई बीमारी हो। उन्होंने अपने जीवन के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में और कई अन्य बातों के बारे में चर्चा की। जब अनिरुद्ध का जिक्र आया तो एलिना को श्रेया के इस बेबुनियाद विश्वास के बारे में पता चला कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन वह इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थी। वह बस श्रेया के लिए शुभकामनाएं दे सकती थी और उम्मीद कर सकती थी कि उसकी मानसिक स्थिति सुधर जाएगी। अचानक घबराए हुए चेहरे के साथ कोई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल में घुस आया। अभी तुरंत टीवी चालू करो। चैनल कोई भी हो, बस अभी करो। हॉल में सचमुच एक टीवी था, लेकिन पहले किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उस आदमी की आवाज में घबराहट सुनकर उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। सभी चैनलों पर एक ही खबर दिखाई जा रही थी। ब्रेकिंग न्यूज! लॉस एंजल्स के आसमान में एक विशालकाय द्वार प्रकट हुआ है। इसकी रेटिंग एसएसएस रैंक निर्धारित की गई है। यह एक आपातकालीन स्थिति है और असगार्ड शहर के सभी नागरिकों को निकालने का आह्वान कर रहा है। नायकों से अनुरोध है कि वे अपनी रैंक की परवाह किए बिना घटनास्थल पर एकत्रित हों। स्क्रीन पर एक विशालकाय द्वार दिखाई दिया। हालांकि ये पहले दिखाई देने वाले किसी भी द्वार से बिल्कुल अलग था। इसके किनारे पूरी तरह से बैंगनी रंग के थे, जबकि बीच का हिस्सा घोर काला था। धक 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 धक। श्रेया को पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि वह अलौकिक धागा पहले से थोड़ा मोटा हो गया है। क्या ये वही है? बिना कुछ सोचे समझे वह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। क्लास के बाकी सभी नायक भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि एसगार्ड का बुलावा वे ठुकरा नहीं सकते थे। यहां तक कि अब एक हाथ वाला अमित भी उसकी ओर बढ़ रहा था। वे शहर के केंद्र के अपेक्षाकृत करीब थे और जहां वे खड़े थे वहां से उन्हें विशाल द्वार दिखाई दे रहा था। उसका व्यास लगभग एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर था। हवा में तैरता हुआ वह भयावह द्वार और अपनी जान बचाने के लिए भागते अनगिनत नागरिकों का दृश्य सचमुच प्रलय का मंजर पेश कर रहा था। कुछ ही देर में श्रेया द्वार के पास वाले इलाके में पहुंच गई। चूंकि वह असगार्ड का हिस्सा नहीं थी, इसलिए वह पास से बिना किसी की नजर में आए सब कुछ देख सकती थी। चौक में असंख्य वीर एकत्रित थे। श्रेया ने गौरव को भी सबसे आगे खड़े देखा, जिसके चेहरे पर वीरता का भाव था। उसने इस पर चिढ़कर अपना ध्यान वापस द्वार की ओर मोड़ दिया और धीरे धीरे उसने उसे खुलते हुए देखा। एसगार्ड की पुकार पर आए लगभग 500 अन्य नायकों के साथ श्रेया ने कुछ अविश्वसनीय देखा। एक विशालकाय शरीर जो कई 4 मंजिला इमारतों से भी ऊंचा और उतनी ही लंबाई का था। सुंदर पंखों की एक जोड़ी जो सूर्य को भी ढक लेती थी, जिससे नीचे रहने वाले लोग अंधेरे में डूब जाते थे, और सुनहरी आंखों की एक जोड़ी जो उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखती थी। यह अब तक का सबसे विशालकाय बीस्ट था जिसे उन सभी ने देखा था, और इसकी आभा असगार्ड और निफ्लहेम के लीडर्स की तरह ही दम घोंटने वाली थी।
विशाल भेड़िया ही द्वार से निकला और भेड़िए के उतरते ही द्वार तुरंत बंद हो गया। लेकिन इससे जमीन पर मौजूद लोगों को कोई राहत नहीं मिली। वे महसूस कर सकते थे कि अकेले होने पर भी ये दरिंदा शहर को तबाह कर सकता है और पलक झपकाए बिना उन्हें मार सकता है। उस राक्षस के भय में नायकों का समूह एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना भूल गया। लेकिन श्रेया ने ऐसा नहीं किया। वह इस बात को लेकर बेहद सतर्क थी कि कहीं उसके सपने सच न हो जाएं। और उसने वही देखा। उस विशालकाय बीस्ट के ऊपर एक लंबा आदमी खड़ा था, जो उस आकृति से बिल्कुल अलग था जिसे वह अच्छी तरह से याद करती थी। फिर भी उसे जरा भी संदेह नहीं था, अनिरुद्ध लौट आया था। अध्याय 87। ज़ारा के भव्य प्रवेश के शौक को देखकर अनिरुद्ध बस हल्की सी मुस्कान ही दे सका। ये जानते हुए कि वे अनिरुद्ध के घर लौट रहे हैं, ज़ारा ने भव्य तरीके से प्रवेश करने का फैसला किया। जब पोर्टल खुला तो उसके विशाल आकार ने अनिरुद्ध को चौंका दिया और उसने चुपचाप रहने का फैसला किया, लेकिन उसका यह विचार तुरंत खारिज कर दिया गया। और इस तरह तीनों ज़ारा के असली रूप में पोर्टल में प्रवेश कर गए। पोर्टल का अनुभव उनके सामान्य वॉर्प से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक लंबे अंधेरे रास्ते से गुजर रहे हों जिसका कोई अंत न हो। ज़ारा माना की धारा के साथ आगे बढ़ती गई जब तक कि वे गोलाकार निकास द्वार तक नहीं पहुंच गए। और बाहर निकलना भी अलग था। पोर्टल को ढकने वाली अलौकिक परत के हटने से पहले उन्हें कुछ घंटों तक इंतजार करना पड़ा। वैसे ये स्वाभाविक भी था। पोर्टल का निर्माण अनिरुद्ध के पृथ्वी से जुड़ाव को माध्यम बनाकर किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे बनने में समय लगना ही था। यह एक सामान्य पोर्टल से कहीं अधिक एक द्वार जैसा निकला, लेकिन अनिरुद्ध को अभी भी ठीक से समझ नहीं आया था कि द्वार कैसे काम करते हैं। और इसके लिए उसे दोष भी नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उसने 4 साल से कोई द्वार नहीं देखा था। और इस तरह कुछ घंटों के इंतजार के बाद वे नीचे उतरे। अनिरुद्ध की दृष्टि में सबसे पहले जो चीज आए वह आसमान को छूने के लिए तरसी हुई गगनचुंबी इमारतों की विशाल श्रृंखला थी। विभिन्न कारें हर दिशा में चलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि वे गेट से दूर भाग रही हो, और उसके नीचे हथियारों से लैस लोगों की भीड़ थी। इस बारे में सोचते हुए अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि एक विशाल द्वार के प्रकट होने पर उनकी यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब जब वह वापस आ गया था तो उसे आराम करने और यह जानने से पहले कुछ काम पूरे करने थे कि उसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी में क्या बदलाव आए हैं। और उसने भीड़ के बिल्कुल आगे उन चीजों में से एक को देखा। ज़ारा धीरे धीरे जमीन पर उतरी और अपने सामने खड़े उन नायकों को देखने लगी। अनिरुद्ध की तुलना में वे बिल्कुल तुच्छ थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि वे उसी दुनिया से कैसे पैदा हुए जिसने उसे बनाया था। इसी बीच रोज कुछ बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी। उसने भीड़ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था और उसकी निगाहें चारों ओर फैले तकनीकी परिदृश्य पर मोहित होकर घूम रही थीं। अनिरुद्ध से उसने गगनचुंबी इमारतों और कारों के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग अनुभव था। किसी भी आम इंसान की तरह रोज ने कभी भी अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ा था। उसे संस्कृति का जबरदस्त झटका लग रहा था। वीरों ने भय से उन तीनों को देखा। पहले तो वे द्वार से उतरे उस विशालकाय बीस्ट से भयभीत थे, लेकिन अब उनका भय कई गुना बढ़ गया था। अंततः उन्होंने उस विशालकाय बीस्ट के ऊपर खड़े 2 लोगों को देखा और महसूस किया कि उसे वश में करने की क्षमता रखने के लिए वे उससे अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। इसके बाद अनिरुद्ध ज़ारा की पीठ से कूद गया और रोज को आसपास के नज़ारों को निहारने के लिए वहीं छोड़ दिया, जबकि वह नायकों की ओर चल पड़ा। तुम इधर आओ, उसने आगे खड़े एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। हालांकि पिछली बार जब वे मिले थे तब से उसका रूप रंग बदल गया था और इस समय उसने किसी तरह की बेवकूफ़ी भरी पोशाक पहन रखी थी। फिर भी सुनहरे बालों और हरी आंखों वाला वह व्यक्ति ऐसा था जिसे अनिरुद्ध कभी नहीं भूल सकता था। जब गौरव ने देखा कि उसे भीड़ से अलग किया जा रहा है तो उसने घमंड से अपनी पीठ सीधी कर ली। अपनी मर्दानगी खो देने के बावजूद मानवता के शीर्ष विशेषज्ञ होने का उसका गौरव अभी भी बरकरार था। हम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बुलाने की, शैतान, गौरव ने कहा। उसके शब्दों में न्याय की एक गलत भावना झलक रही थी, लेकिन अनिरुद्ध को यह मंजूर नहीं था। चुप रहो और आज्ञाकारी होकर मेरे पास आओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मजबूर करूं। वह गौरव को मारने से पहले उसे अपमानित करना चाहता था। यही एकमात्र कारण था कि उसने अभी तक उस पर हमला नहीं किया था। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, वातावरण में घुटन भरा दबाव छा गया। तुम क्या कर रहे हो, लड़के? अनिरुद्ध ने शांत भाव से अपनी निगाहें ऊपर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर उठाईं जो अभी अभी वहां पहुंचा था। मैं पुराने कर्ज चुका रहा हूं, बूढ़े। असली सवाल तो यह है कि आपको क्यों लगता है कि आपको ये जानने का अधिकार है।
बूढ़े आदमी के दबाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह ज्यादा से ज्यादा थर्ड क्लास के मिड लेवल पर था, लेकिन अनिरुद्ध के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। भले ही वह फोर्थ क्लास के किसी व्यक्ति को छू भी न सके, लेकिन थर्ड क्लास के उच्च और शिखर लेवल के व्यक्ति ही उसके बराबर थे। लेकिन बूढ़े आदमी को उसका रवैया पसंद नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अच्छा चलो मैं तुम्हें बड़ों का आदर करना सिखाता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे हथेली का एक प्रेत जैसा आकार बना जो अनिरुद्ध की ओर बढ़ा। यह पूरी तरह से माना से बना था, लेकिन इसमें अग्नि तत्व के अंश भी मौजूद थे। अनिरुद्ध ने आह भरी, लेकिन उससे लगा कि ताकत में अंतर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका कुछ न करना ही है। विशालकाय हथेली का आकार वाला प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन अनिरुद्ध के वेक्टर क्षेत्र ने उसे तुरंत ही गायब कर दिया। तब तुम कौन हो? यह दृश्य देखकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने साथ आए लोगों के अलावा किसी और से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या तो पीछे हट जाओ या अपनी जान गंवा दो। बूढ़ा आदमी दुविधा में फंस गया था। उसे नहीं पता था कि वह अनिरुद्ध का सामना कर पाएगा या नहीं, लेकिन जिसे वह निशाना बना रहा था वह इतना प्रतिभाशाली था कि उसे छोड़ना संभव नहीं था। बूढ़े आदमी ने अनिरुद्ध की सहानुभूति हासिल करने का फैसला किया। सुनो लड़के, जिस युवक को तुम निशाना बना रहे हो वह मानव जाति की मुख्य आशाओं में से एक है। उसके बिना बहुत अराजकता फैलेगी और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। दुष्ट दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा दुस्साहसी होते जा रहे हैं और हमें हर संभव जनशक्ति की जरूरत है। मैं तुम्हें हमारे सबसे प्रतिभाशाली नायकों में से एक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता। अनिरुद्ध के लिए हीरो और विलेन जैसे शब्द नए थे, लेकिन दुनिया जिस दिशा में जा रही थी उससे उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वह अभी अभी एक काल्पनिक दुनिया से आया था, इसलिए धरती पर सुपरहीरो की दुनिया देखकर उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। अनिरुद्ध पर कोई असर न देखकर बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाने की एक बार फिर कोशिश की। कई बड़े खतरे आने वाले हैं जिनके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुम्हारे कार्यों से लाखों लोगों की जान जा सकती है। सच्चाई का रास्ता चुनो और बुरी भावनाओं के बहकावे में मत आओ। अनिरुद्ध आखिरकार भड़क उठा। बूढ़े, अपनी नेकी की बातों से मुझे बहकाना बंद कर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी असली महत्वाकांक्षाओं को नहीं देख सकता? उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को बख्श रहा हूं। आसपास मौजूद नायकों और समाचारों के माध्यम से खबर देख रहे आम लोगों दोनों को ही उनके शब्दों से गहरा सदमा लगा। लाखों मौतों का जिक्र किया गया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। लोगों ने तुरंत उन्हें खलनायक करार दिया। और हालांकि उन्होंने बाहरी व्यक्ति शब्द पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही वह शब्द था जिसने बूढ़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा चौंका दिया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि अनिरुद्ध किस बारे में बात कर रहा है। शायद सबसे ज्यादा सदमे में श्रेया थी, जो अभी भी दूर से देख रही थी। पहले वाला अनिरुद्ध अनगिनत जिंदगियों को इस तरह बर्बाद नहीं करता। वह बदल गया है, लेकिन उसे लगा कि यह होना ही था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि विश्वासघात के बाद उसे किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा, और उसे लगा कि बदला लेने का उसका अधिकार बिल्कुल जायज था। साथ ही गौरव की मृत्यु से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, बशर्ते उसकी जगह कोई और ले ले, और अगर वह चाहे तो वह ये भूमिका निभा सकती थी। अचानक हवा उसके चेहरे से गुजरी और उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। अच्छा हुआ कि उसके बारे में तुम्हारी राय नहीं बदली। अगर तुम्हें मनाना इतना आसान होता तो मुझे निराशा होती। श्रेया ने उस लड़की को हैरानी से देखा। लड़की के कंधे तक लंबे गुलाबी बाल और सुनहरे मानिक रंग की आंखें थीं, जो खूबसूरती में उससे भी मेल खाती थीं। तुम कौन हो? उसने सतर्कता से कहा, लेकिन बदले में उसे केवल एक शरारती हंसी ही मिली। मैं उस आदमी की औरत हूँ। जिस समय अनिरुद्ध के जीवन में जिन दो लोगों की वह सबसे ज्यादा परवाह करता था उनके बीच पहली मुलाकात हो रही थी, उसी समय उसकी तरफ से नाटक जारी रहा। उसने बूढ़े आदमी की बकवास को नजरअंदाज किया और फिर गौरव की तरफ देखा। क्या इन 4 सालों में जब से हम मिले नहीं तुम इतने बेवकूफ हो गए हो? या फिर अपनी हिम्मत खो देने के बाद तुम पूरी तरह से हद पार कर चुके हो? इससे गौरव क्रोधित हो गया, लेकिन उसने देखा था कि अनिरुद्ध उस बूढ़े आदमी के हमलों का सामना कैसे करता है। उसने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तुम कौन हो? खैर, आजकल तो यह सवाल काफी लोकप्रिय हो रहा है। कितनी दुख की बात है कि तुम्हें मैं याद नहीं। आखिर तुमने ही तो मुझे अपने हाथों से कालकोठरी में धकेला था। क्या तुमने इतने लोगों को मौत की सजा सुनाई कि तुम उनके चेहरे ही भूल गए? इन शब्दों ने गौरव को अंदर तक झकझोर दिया।
हालांकि यह सच था कि उसने काल कोठरी में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन उन उदासीन आंखों में देखते ही उसके मन में केवल एक ही व्यक्ति का नाम आया। तुम इतने घटिया हो। अनिरुद्ध ने व्यंग्यपूर्ण पीड़ा भरे भाव से सिर हिलाया। कचरा। उफ, लगता है मुझे तुम्हें अपना नाम याद दिलाना पड़ेगा। मैं इस नाटक से तंग आ चुका हूं। अगले जन्म में मुझे याद रखना। मेरा नाम अनिरुद्ध रॉय है। इस घोषणा ने भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ा दी। बूढ़े आदमी द्वारा अपनी हथेली की छाया छोड़ने के बाद वे पहले ही पीछे हट चुके थे। आखिरकार उनमें से कई वही क्लासमेट थे जिनके साथ वह हाई स्कूल में पढ़ता था, और अभी कुछ ही देर पहले वे इस बात पर बकवास कर रहे थे कि उसका मर जाना अच्छा हुआ। अचानक अनिरुद्ध की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। स्टारफॉल। पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो तूफान से पहले की शांति हो। लेकिन धीरे धीरे इलाके का तापमान बढ़ने लगा। खतरे को भांपते हुए बूढ़ा आदमी भी पीछे हटकर भीड़ में चला गया और एक सुरक्षा घेरा बनाकर उनकी रक्षा करने लगा। केवल गौरव ही अपनी जगह पर रह गया, जिसे अनिरुद्ध ने बांध रखा था, और वह हिल भी नहीं पा रहा था। जब अनिरुद्ध ने गौरव से अपने आखिरी शब्द कहे तब तापमान असहनीय हो गया। मुझसे पंगा लेना तुम्हारा दुर्भाग्य है। एक साय ने आसमान को ढक लिया। यह कोई बीस्ट या उसके जैसा कुछ नहीं था, बल्कि एक विशाल चट्टान थी जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही उल्कापिंड वायुमंडल से गुजरा, अपनी तीव्र गति के कारण उसमें आग लग गई। गौरव अपनी आंखों में स्पष्ट रूप से भय लिए इस दृश्य को देखता रह गया। गर्मी उसके शरीर में समा गई। उसकी त्वचा पिघलने लगी, फिर उसकी मांसपेशियां और अंग भी, लेकिन उसकी असाधारण रिजेनरेशन शक्ति ने उसे जीवित रहने के लिए मजबूर कर दिया। उस पर लगी पाबंदियों के कारण वह दर्द से चीख भी नहीं सकता था, लेकिन वह सचमुच चाहता था कि काश वह चीख पाता। यह असहनीय पीड़ा थी। और फिर टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहे लाखों लोगों और गेट के नीचे जमा भीड़ की खौफनाक निगाहों के सामने जलता हुआ उल्कापिंड गौरव के ठिकाने पर आकर गिरा। बूम। अध्याय 88। शहर के बीचों बीच होने के कारण तबाही का मंजर और भी भयावह हो गया था। इमारतें चकनाचूर हो गईं और जो इमारतें प्रभाव स्थल के सबसे करीब थीं, वे पूरी तरह से नष्ट हो गईं। जमीन धंस गई और उसके नीचे की मेट्रो प्रणाली भी तबाह हो गई। गौरव की बात करें तो उसके कपड़ों का एक टुकड़ा भी साबुत नहीं बचा। अनिरुद्ध कभी भी अपने हाथों से निर्दोषों की जान नहीं लेगा। उसने ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि आसपास कोई नागरिक नहीं है। दूर से देख रहे नायकों की बात करें तो बूढ़े आदमी के बनाए अवरोध ने उन्हें भूकंप के झटकों से बचा लिया। खैर, उनमें से एक को छोड़कर अमित नाम का वह मूर्ख, जिसने अनिरुद्ध को इतनी परेशानी दी थी, अनजाने में अपने ही हमले के बचे हुए प्रभाव से मारा गया। यह महज संयोग नहीं था, बल्कि अमित की अपनी मूर्खता ही उसकी मौत का कारण बनी। जब उसे पता चला कि सामने खड़ा व्यक्ति अनिरुद्ध है, तब भी उसने बैरियर के पीछे छिपने से इनकार कर दिया था। सच्चाई को नकारने के कारण ही उसकी मृत्यु अर्थहीन हो गई। अनिरुद्ध ने अपने चेहरे पर गहन भाव लिए हुए विनाश को देखा। उसके भीतर एक अजीब सी खुशी का अनुभव हो रहा था, जबकि उसके आसपास का इलाका तबाह हो रहा था, लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रहा था कि वह खुशी क्या थी। अनिरुद्ध को इस बात की संतुष्टि थी कि अंततः उसे अतीत की घटनाओं का प्रायश्चित मिल गया था, और सच तो यह है कि वह इस पल का इंतजार कर रहा था। पिछले 4 वर्षों पर गौर करें तो अनिरुद्ध ने कभी किसी इंसान की हत्या नहीं की थी। यह तर्क दिया जा सकता है कि उसने एपिरॉन पर मिले पहले 3rd क्लास के सैनिक को मार डाला था, लेकिन अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु ज़ारा के हाथों हुई। ये किसी गलत न्याय की भावना या मजबूत नैतिक मूल्यों के कारण नहीं था, बल्कि इससे कहीं अधिक तुच्छ कारण था। अनिरुद्ध चाहता था कि वह जिस पहले इंसान को मारे वह गौरव हो। उसने ये जगह उस आदमी के लिए बचाकर रखी थी जिसने उसे असहनीय पीड़ा दी थी, और साथ ही उसे उतने ही अपार लाभ भी पहुंचाए थे। इसी उद्देश्य से अनिरुद्ध ने पिछले 4 वर्षों में किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाया था, और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसने एक इंसान को मार डाला है। अनिरुद्ध के लिए अब अस्तित्व संबंधी संकट महसूस करना या इतनी छोटी सी बात पर खुद से सवाल करना बहुत देर हो चुकी थी। पिछले 4 वर्षों में उसने कितना नरसंहार किया था, उसने कितनी जानें ली थीं। ज़ारा के साथ घनिष्ठ संबंध बनने के बाद वह बीस्ट्स को केवल चारा नहीं मानता था। एथन और बीस्ट महारानी से मिलने के बाद ये भावना और भी प्रबल हो गई। वे सभी बीस्ट थे या बीस्ट्स की संतान थे, लेकिन वे मनुष्यों से भिन्न नहीं थे। 3rd क्लास के बीस्ट्स की बुद्धि भी औसत मनुष्यों के बराबर या उनसे श्रेष्ठ थी, तो वह उन्हें हीन प्राणी क्यों मानता। अनिरुद्ध की मानसिकता काफी हद तक दूसरों के प्रति, विशेषकर अपने शत्रुओं के प्रति उदासीन थी।
हत्या करना उसके लिए संसार का नियम मात्र था। उसका पशुवत भाग इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता था और उसका मानवीय भाग भी इससे सहमत था। उसके कार्यों का औचित्य साबित होना उसके लिए असंभव था। अगर आज के उसके कर्मों का परिणाम भविष्य में भुगतना पड़े तो वह उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसे अपने करीबी लोगों के अलावा किसी और की जान की जरा भी परवाह नहीं थी। गौरव को मरना ही था। बस बात खत्म। पृथ्वी पर क्या हो रहा था वो एक अलग मामला था। बोलने से पहले अनिरुद्ध ने एक बार फिर उस बूढ़े आदमी की ओर हल्की सी नजर डाली। मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे। उसने ज़ारा को बुलाया, जो इतनी छोटी हो गई थी कि कोई गड़बड़ न कर सके, और उसकी पीठ पर चढ़ गया। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि एक अतिरिक्त यात्री भी है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत लड़कियां उसकी ओर देखती हुई नजर आईं। उनमें से एक के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, जबकि दूसरी अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपने सामने खड़ी जानी पहचानी नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की को निहारते हुए अनिरुद्ध को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उसे याद कर रही थी। वह जानता था कि वंशानुक्रम से जुड़े मकबरे के मुकदमे के कारण उसकी भावनाएं और तीव्र हो गई थीं, लेकिन इसके बिना भी वह उसे याद कर रहा था। वापस लौटने से पहले उसने इस बारे में सोचा था। उसे लगा कि श्रेया के लिए यह अनुचित होगा कि उसके मन में उसके एक नकली रूप के लिए भावनाएं जाग उठीं। चाहे वह भ्रम कितना भी वास्तविक क्यों न लगे, अंततः वह एक भ्रम ही था। इसलिए उसने कुछ समय उन अवांछित भावनाओं से छुटकारा पाने में बिताया, लेकिन उनके बिना भी वह उसे याद करता रहा। उसे एक बार फिर अपने सामने देखकर ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना सच था। बहुत दिनों बाद मिले, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो? अनिरुद्ध के शब्द भले ही सौम्य थे, लेकिन श्रेया के बचे खुचे प्रतिरोध को तोड़ने के लिए काफी थे। वह आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी जवाब में उसे गले लगाया। इतने वर्षों के वियोग के बाद अपने दोस्त को देखकर वह बहुत खुश था। जब अनिरुद्ध गौरव के मामले को संभाल रहा था, तब श्रेया ने रोज से पिछले 4 सालों के बारे में बात की। हालांकि रोज ने ज्यादातर बातें अनिरुद्ध पर छोड़ दी, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि वे दोनों साथ थे। और श्रेया को ये देखकर तुरंत निराशा हुई। उसने 4 साल तक उसके लिए अपने दिल में प्यार छिपाए रखा था, लेकिन वह पहले से ही एक महिला के साथ वापस आ गया था। लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। भले ही वह अपने दिल में जानती थी कि यह सच है, फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं कर पाए। और अपनी स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति के कारण वह भड़क उठी। भले ही अनिरुद्ध की पहले से ही कोई प्रेमिका थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके साथ नहीं रह सकती थी। भले ही उनका रिश्ता प्रेमपूर्ण न हो, फिर भी वे सबसे अच्छे दोस्त थे। वह इस बंधन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी, और इसलिए उसने पूरी ताकत से उसे गले लगा लिया। वह नहीं चाहती थी कि वह उसे फिर से छोड़कर जाए। ये सब होते हुए रोज हल्के से मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे अपनी पहली प्रेम प्रतिद्वंदी को चिढ़ाने का मन कर रहा था, इसलिए उसने हरम की अवधारणा के बारे में कुछ नहीं कहा, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है, और वह निराश नहीं हुई। श्रेया ने उसे बताया था कि वह अनिरुद्ध की सबसे अच्छी दोस्त बनकर उसके साथ रहना चाहती है, और रोज ने खुशी खुशी यह बात मान ली थी। हम देखते हैं वह अपनी भावनाओं को कब तक दबा सकती है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। श्रेया ने करीब 10 मिनट तक चुपचाप अनिरुद्ध की छाती पर सिर रखकर रोया। उसके बाद दोनों अलग हो गए और बातें करने लगे। अनिरुद्ध ने स्वाभाविक रूप से कालकोठरी में बिताए अपने समय को संक्षेप में बताया और ज्यादातर एपेरॉन में अपनी यात्राओं के बारे में बताया, जबकि श्रेया ने उसे कालकोठरी में अपने कारनामों और पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों के बारे में बताया। बातचीत के दौरान ज़ारा उड़ती रही और आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां अनिरुद्ध का पृथ्वी पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम था। यह ऐसा काम था जिसे वह जरा भी टालना नहीं चाहता था। अब उसकी मां को ठीक करने का समय आ गया था। वे चुपचाप अस्पताल पहुंचे और अनिरुद्ध खिड़की के रास्ते अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ, जबकि लड़कियां धैर्यपूर्वक बाहर उसका इंतजार कर रही थीं। जब वह पहुंचा तो वह उस परिचित चेहरे को घूरने लगा जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह बेहद याद करता था, और चूंकि श्रेया लगातार उसके अस्पताल के बिलों का भुगतान कर रही थी, इसलिए वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली बार जब उसने उसे देखा था। आंखों में आंसू लिए अनिरुद्ध बोला, माँ, तुम्हारा बेटा आखिरकार लौट आया है। उसने अपने भंडार से अमृत की एक बोतल निकाली और सावधानीपूर्वक उसे उसके मुंह में डालने लगा। आमतौर पर कोई न कोई समस्या या जिम्मेदारी उसे इतनी जल्दी उसका इलाज करने से रोकती थी, लेकिन अनिरुद्ध को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। पिछले 4 वर्षों से वह इसी मुख्य लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा था,
भले ही बीच बीच में वह थोड़ा भटक गया हो, तो जब उसे मौका मिल चुका है तो वह इसे क्यों टाले। किसी और चीज को प्राथमिकता देने के बारे में सोचना भी सरासर मूर्खता होगी, खासकर मायावी मुकदमे के बाद। जैसे ही उसने अमृत उसके गले में डाला, उसने धीरे से अपनी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित की ताकि वह उसके प्रभाव को ग्रहण कर सके। वह अभी भी कोमा में थी, इसलिए वह स्वयं निगल भी नहीं सकती थी। अनिरुद्ध की यही इच्छा थी कि लापरवाही के कारण उनकी जान न चली जाए। उसने अपना पूरा ध्यान औषधि के प्रभाव को अधिकतम करने पर केंद्रित कर दिया और अपने आसपास की हर चीज से बेखबर हो गया। समय तेजी से बीत गया और 10 मिनट बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। वह पीछे हट गया और परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए ध्यानपूर्वक देखने लगा। हालांकि कोई बदलाव न देखकर वह निराश हो गया। उनकी मां अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, मानो शांति से सो रही हो। लेकिन अगर अनिरुद्ध उनके शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को देख पाता तो उसका मुंह इतना चौड़ा खुल जाता कि उसमें मुट्ठी समा जाती। उनके अंग मजबूत हुए, फिर हड्डियां, मांसपेशियां और गूदा। उनका शरीर फर्स्ट क्लास के औसत छात्र से भी अधिक मजबूत हो गया। उनके भीतर ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे उनकी त्वचा का हर रोम छिद्र भर गया और उनकी प्रणाली फिर से जीवंत हो उठी और वह कमी दूर हो गई जिसने उसे परेशान कर रखा था। जब इस प्रणाली ने कहा कि इसका असर मनुष्यों पर अधिक स्पष्ट होता है, तो वह झूठ नहीं बोल रही थी। अनिरुद्ध की मां तो मानो उल्टी उम्र की हो गई थी, 50 साल की उम्र के बजाय 20 के दशक के उत्तरार्ध में लग रही थी। ये समझना आसान था कि क्यों अमृत को दिव्य औषधि माना जाता था। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और चुपचाप प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। भले ही वह ऐसा व्यक्ति था जो पलक झपकाए बिना किसी को मार सकता था या मनमर्जी से बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता था, फिर भी अपनी मां के न जागने के ख्याल से वह बुरी तरह डरा हुआ था। और सौभाग्य से उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। अमृत के प्रारंभिक प्रभाव समाप्त हो गए और कमरे में शांति लौट आए। अगले ही पल उसकी पलकें फड़फड़ाईं और धीरे धीरे खुल गईं। अध्याय 89। जब पल्लवी ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अपरिचित कमरे में पाया। छत टाइलों की थी और बिस्तर उतना आरामदायक नहीं था जितना वह आमतौर पर सोती थी। इसके अलावा उसके शरीर से कई ट्यूब और उपकरण चिपके हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी लंबी नींद से जागी हो, लेकिन उसके सपने ऐसे नहीं थे जिनसे वह खुश हो सके। उसने सपने में अपने बेटे को उससे बात करते देखा, हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह उसकी पीड़ा को महसूस कर सकती थी। उसने उसे माना नामक ऊर्जा और एक अजीब नई दुनिया जैसी कई चीजों के बारे में बताया, और सच कहूं तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बेटा अपने मध्य विद्यालय के भ्रमों में लौट आया हो। लेकिन फिर एक दिन उसके बेटे की आवाज गायब हो गई। भले ही यह सपना था, लेकिन यह बहुत लंबा सपना था और उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह जाग नहीं पाए। फिर एक और आवाज उसके सपने में आई। वह इस आवाज को पहचानती थी क्योंकि यह उसके बेटे के बचपन की दोस्त की आवाज थी। लेकिन पिछली बार जब पल्लवी ने उससे बात की थी तब वह उससे कहीं ज्यादा उम्रदराज लग रही थी। उसने भी पल्लवी को इस अजीब दुनिया की कहानियां सुनाई, लेकिन उसने अनिरुद्ध का जिक्र तक नहीं किया। उसे नहीं पता था कि वह कितने समय से सपना देख रही थी, लेकिन वह बुरी तरह जागना चाहती थी। और आखिरकार जब वह जाग पाई तो उसने जो देखा वह उसे सिर्फ एक अस्पताल का कमरा ही लग रहा था। अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरह से ठीक महसूस कर रही थी, या यूं कहें कि वह अपने जीवन के चरम समय से भी बेहतर महसूस कर रही थी। पल्लवी धीरे धीरे उठी और अपने शरीर को जकड़े हुए उपकरण को हटाकर कमरे में चारों ओर देखने लगी। वहां एक व्यक्ति के अलावा लगभग कोई नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर वह सदमे से लगभग बेहोश हो गई। थॉमस। अनिरुद्ध उस नाम को सुनकर चौंक गया जो उसकी मां ने बोला था, और तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता का नाम कभी नहीं जानता था। उसकी मां हमेशा उसे फिल्मी जूनों की तरह डियर या हनी कहकर बुलाती थी, जबकि अनिरुद्ध के पास उसे पापा के अलावा किसी और नाम से पुकारने का कोई कारण नहीं था। हालांकि ये विचार अप्रासंगिक थे। वापस स्वागत है, मां। अनिरुद्ध अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसकी मां को कोमा में गए 10 साल हो गए थे, और इतने लंबे समय तक उसने अपनी मां से कोई सार्थक बातचीत नहीं की थी। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने उसके लिए कितना कष्ट सहा, तब तक वह कोमा में जा चुकी थी। एक वयस्क व्यक्ति को रोते हुए देखना किसी को भी असहज कर सकता था, लेकिन पल्लवी को इस समय केवल दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हो रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने अभी अभी उसे मां कहकर पुकारा था, और उसकी शक्ल सूरत की तुलना उस लड़के से करने की कोशिश की जिसे उसने अपनी यादों में देखा था।
लड़के के बाल घने और काले थे जो केवल उसकी भौहों तक ही जाते थे, लेकिन इस आदमी के बालों में चांदी की लकीरें थीं और वे उसके कंधों से थोड़े नीचे तक थे। उस लड़के की आंखें चमकीले नीलम रंग की थीं और उनकी पुतलियां काली थीं जो किसी अथाह गहराई की तरह निगाहें अपनी ओर खींचती थीं, लेकिन उस आदमी की आंखें लाल और उसी नीलम रंग का मिश्रण थीं। उसकी क्रॉस के आकार की पुतलियां तारों की रोशनी और दृढ़ता से चमक रही थीं। वह लड़का कद में छोटा और दुबला पतला था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन यह आदमी लंबा और मांसपेशियों से भरा हुआ था। उसे लगभग यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी वही है जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन वह जानती थी कि यह वही है। वह उन घटनाओं को समझ ही नहीं पा रही थी जिन्होंने उसके बेटे को उसके वर्तमान स्वरूप में बदल दिया था। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके आंसू भी बहने लगे। अनिरुद्ध खुद को और रोक नहीं पाया। वह अपनी मां की ओर दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि वह अपनी ताकत को सीमित रखे। अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसकी शारीरिक ताकत ही उन्हें कुचल सकती थी। एक बच्चे की तरह वह अपनी मां की बाहों में रोने लगा और इससे उसका दर्द और बढ़ गया। वह ये जानने के लिए बेताब थी कि सोते समय क्या हुआ था, लेकिन उससे सवाल करने का ये सही समय नहीं था। वह बस धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाती रही और उसे दिलासा देती रही, क्योंकि वह उसकी गोद में सिर रखकर रो रहा था। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध को शांत होने में कई मिनट लग गए, फिर वह अजीब तरह से पीछे हट गया। अब जब उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था तो उसे अपने पिछले कार्यों पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ गहरी सांसें लेते हुए अनिरुद्ध ने बोलना शुरू किया। अपनी मां को यह बताना जरूरी था कि हालात कैसे बदल गए हैं, ताकि अस्पताल से निकलते समय उन्हें ज्यादा सदमा न लगे। मां, आपको कोमा में गए 10 साल हो गए हैं। ये वाक्य पल्लवी के दिमाग में एक बम की तरह फट गया। 10 साल, ये कैसा लंबा समय था। लेकिन अनिरुद्ध की बातें यहीं खत्म नहीं हुई। दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। माना नाम की एक ऊर्जा का विकास हुआ और एक व्यवस्था अस्तित्व में आई। बस अपने मन में सिस्टम शब्द बोलिए और आपको समझ आ जाएगा। याद है मैं मिडिल स्कूल में कैसे खुद को शर्मिंदा करता था। खैर, अब मैं असल जिंदगी में वो सब कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपना हाथ उठाया, जिससे उसके आसपास बिजली कड़कने लगी। अगर पल्लवी इस अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन से चौंक गई थी, तो अपने बेटे के निर्देशों का पालन करने पर उसे और भी आश्चर्यों का सामना करना पड़ेगा। स्टेटस: पल्लवी वॉटसन। रेस: इंसान। जेंडर: फीमेल। उम्र: 49 वर्ष। लेवल 1 क्लासलेस। एक्सपीरियंस पॉइंट 0 आउट ऑफ 100। टाइटल: कोई नहीं। एफिनिटीज: ड्रीम। शारीरिक संरचना: कोई नहीं। मैजिक पावर: 100। स्ट्रेंथ: 40। एजिलिटी: 40। डिफेंस: 40। इंटेलिजेंस: 40। डेक्सटेरिटी: 40। स्किल्स: टेलीकिनेसिस लेवल 1। अपने सामने की स्क्रीन को देखकर वो बेहद असमंजस में पड़ गई। उसमें अनगिनत संख्याएं थीं जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वे उससे संबंधित प्रतीत हो रही थीं। उसकी उलझन देखकर अनिरुद्ध ने उसे विश्व जागरण और प्रणाली के बारे में समझाने में कुछ समय बिताया। जैसे जैसे उसे संख्याओं का अर्थ समझ में आने लगा, उसे ये भी एहसास हुआ कि ये संख्याएं केवल उसके बेटे के हस्तक्षेप के कारण ही अधिक थीं। उसने उसे बताया था कि उसने उन्हें ठीक करने के लिए एक चमत्कारी औषधि पिलाई थी और उसी से वो इतनी ताकतवर हो गई है। उसे एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसने ऐसी औषधि हासिल करने के लिए क्या क्या किया होगा। लेकिन उस दिन का उसका सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। अनिरुद्ध ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा, मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो, और अचानक कमरे में 3 नए लोग दिखाई दिए। उनमें से 2 खूबसूरत महिलाएं थीं, जबकि तीसरा एक विशाल काला भेड़िया था। माँ, आप श्रेया को तो जानती ही हैं, इसलिए मुझे उसका परिचय कराने की जरूरत नहीं है। ये प्यारी सी ज़ारा है, जो मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिखने में जितनी भोली लगती है उससे कहीं ज्यादा मासूम है। और आखिर में ये गुलाबी बालों वाली खूबसूरत लड़की रोज है, और आप कह सकती हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अनिरुद्ध का परिचय संक्षिप्त था, लेकिन उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा आंटी। हेलो अनिरुद्ध की मम्मी। हाँ, हेलो आंटी। इसके बाद 3 बिल्कुल अलग अलग अभिवादन हुए। इस बात पर पल्लवी दंग रह गई। श्रेया की मौजूदगी की उम्मीद तो थी, लेकिन बोलने वाला भेड़िया और वह दूसरी खूबसूरत लड़की जिसे उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड कहता था,
उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थे। सबसे पहले तो एक बोलने वाला भेड़िया, वह तो इस बेतुकीपन से ही लगभग बेहोश हो गई थी, लेकिन चूंकि उसके बेटे ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए उसे इसे संभालना थोड़ा आसान हो गया। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पल्लवी ने उनका अभिवादन किया। हेलो लड़कियों, मेरे बेटे को जिन लोगों की इतनी परवाह है उनसे मिलकर अच्छा लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ज़ारा के फर में धीरे से अपनी उंगलियां फिराईं, जिससे ज़ारा के मुंह से एक मासूम सी हंसी निकल आई। ज़ारा की मासूमियत सचमुच एक दिव्य उपहार थी, क्योंकि इसने कमरे में छाए अजीब तनाव को तोड़ने का एक शानदार तरीका प्रदान किया। बिना किसी और रुकावट के समूह ने पिछले कुछ वर्षों में घटी विभिन्न घटनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया, और बातचीत का मुख्य विषय अनिरुद्ध ही था। श्रेया ने पतन से पहले उसके कठिन परिश्रम की कहानी सुनाई, जबकि रोज ने एपिरॉन पर उसके कारनामों की कहानी सुनाई। दूसरी दुनिया का जिक्र पल्लवी के लिए एक और चौंकाने वाली घटना थी, लेकिन उसने अपना दिमाग बंद करके कहानियां सुनने का फैसला किया। उसे पृथ्वी पर घटी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में भी पता चला, और यहाँ तक कि उसे उस किशमिश हेरफेर करने वाले व्यक्ति के बारे में भी पता चला जिसके बारे में अनिरुद्ध और श्रेया ने मजाक में उसे नींद में बताया था। यह इतनी अप्रत्याशित बात थी कि नींद से जागने के बाद भी उसे याद रही। यह बिल्कुल अलग घटना थी, लेकिन किशमिश के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की हाल ही में अपनी ही किशमिशों के कारण दम घुटने से मौत हो गई। यह मौत इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि एक हफ्ते तक खबरों की सुर्खियों में छाई रही। फिर कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस आखिरी मूर्खतापूर्ण घटना के बाद ही लोगों को पता चला कि किशमिश के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति का नाम अंश था। दिन ढलकर रात होने तक बातचीत जारी रही और सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। अनिरुद्ध के कालकोठरी में गिरने और हाल ही में लॉस एंजल्स के बीचों बीच एक उल्कापिंड गिराने की घटना को कहानी से बाहर रखा गया था, लेकिन ये देखना मजेदार होगा कि जब पल्लवी को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अनिरुद्ध के समूह की तरह हर कोई खुश नहीं था। कई लोग अपने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए पृथ्वी पर छुपकर काम कर रहे थे। अध्याय 90। लॉस एंजल्स के बीचों बीच एक विशाल गगनचुंबी इमारत थी जो बाकी सभी इमारतों को पीछे छोड़ देती थी। इसका निर्माण इतना आधुनिक था कि इसमें इस्तेमाल की गई सामग्रियां भी आसपास की इमारतों से कहीं बेहतर थीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण महज एक सप्ताह में पूरा हो गया था। यह असगार्ड का मुख्यालय था, जहां वीर एकत्रित होते थे और उनका प्रबंधन करने वाले लोग काम करते थे। इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर 3 बुजुर्ग एक मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके आसपास के गंभीर माहौल से स्पष्ट था कि वे किसी महत्वपूर्ण चर्चा में लगे हुए थे। हरिदत्त, कल आखिर हुआ क्या था? तुमने खुद को मूर्ख साबित कर दिया, बूढ़े लोगों में से एक ने कहा। उसका निशाना एक जाना पहचाना बूढ़ा व्यक्ति था जिससे अनिरुद्ध कुछ समय पहले ही मिला था। यह मेरी गलती नहीं थी, मैंने बस बीच में आकर एक होनहार खिलाड़ी को बचाने का फैसला किया, लेकिन किसे पता था कि जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा वह मुझसे भी ज्यादा मजबूत होगा। अन्य 2 बुजुर्गों के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने घटी घटना का प्रसारण देखा था और उससे हुई तबाही को भी देखा था। वो लड़का बहुत ताकतवर था, शायद सिर्फ तुम ही उससे मुकाबला कर सकते हो, यज्ञदत्त। दोनों बूढ़े व्यक्तियों ने अपने बीच के तीसरे व्यक्ति की ओर देखा। वह यज्ञदत्त था, जो उन तीनों में सबसे ताकतवर था। नहीं, वह अभी कोर फॉर्मेशन दायरे के शुरुआती चरण में है, या जिसे इस ग्रह पर 3rd क्लास कहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी दांव की समझ इतनी उन्नत है कि वह अपनी साधना से एक छोटे लेवल ऊपर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकता है। हरिदत्त और दूसरा बूढ़ा व्यक्ति यज्ञदत्त को हैरानी से देख रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, बड़े कुलों के सदस्य एक अलग ही किस्म के होते हैं। वह न केवल उस युवक के साधना लेवल का अंदाजा लगा सका, बल्कि उसकी ताकत के पीछे का कारण भी जान सका। फिलहाल इस मुद्दे को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। रुद्राक्षित, माना गैदरिंग अरेज पर काम की प्रगति कैसी चल रही है? तीसरे बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया, ग्रह भर में उपयुक्त क्षेत्रों पर सौर मंडल स्थापित कर दिए गए हैं। हमें इस संरचना को सक्रिय करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अच्छा, जेड हेवनली पैलेस में हलचल मची हुई है। हमारे बनिंग सन सेक्ट जैसे छोटे संगठनों को उनकी भावनाओं का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमें जल्दी करनी चाहिए और निफ्लहेम के लोगों के हमसे पहले इस ग्रह पर अपना मिशन पूरा करने से पहले इसे पूरा कर लेना चाहिए। हरिदत्त अचानक बोल पड़ा, क्या हमने उन बीस्ट्स की उत्पत्ति की दुनिया का पता लगा लिया है? यज्ञदत्त ने बस अपना सिर हिलाया। अभी तक यह अज्ञात है, लेकिन इस प्रारंभिक दुनिया में स्थित 9 पौराणिक कथाओं का अध्ययन केंद्र एक सुराग हो सकता है। उन्होंने तुरंत इसी केंद्र से अपना नाम ले लिया, और हमने भी सुविधा के लिए ऐसा ही किया। इस बात पर यह दुनिया वाकई अजीब है, रुद्राक्षित ने कहा। उनके पास हमारी दुनिया के समान ज्ञान भी है, फिर भी यहाँ के आम लोग इसे काल्पनिक मानते हैं।
बाकी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने पाया कि पृथ्वी पर विविध संस्कृतियां और पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ अन्य ग्रहों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती हैं। फिर भी उन्होंने ये भी पाया कि पृथ्वी के निवासी अपने ग्रह के अलावा अन्य ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये दुनिया वाकई विचित्र है। मैंने इस बारे में संप्रदाय प्रमुख को बताया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि मध्य महाद्वीप का दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। यज्ञदत्त ने खिड़की से बाहर देखते हुए आह भरी। यहाँ के नश्वर प्राणी सचमुच दिलचस्प हैं। उनमें साधकों जैसी मानसिकता नहीं है, फिर भी वे इतनी प्रगति करने में सक्षम हैं। इसी कारण से मुझे खुशी है कि मध्य महाद्वीप के उन बड़े संप्रदायों और प्रमुख कुलों की इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने की कोई योजना नहीं है। इससे केवल एक दशक या उससे कुछ अधिक समय का ही नुकसान होगा, लेकिन ये तभी संभव था जब वे सफल होते। निफ्लहेम के लोगों में उतनी उदारता नहीं दिखती थी। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने जो देखा था उससे स्पष्ट था कि उनकी योजनाएं कहीं अधिक भयावह थीं। एक बार फिर आह भरते हुए यज्ञदत्त अपने विचारों से बाहर आया और अपने दोनों सहकर्मियों की ओर देखा। वे छोटे परिवारों से थे और इसलिए उन्हें सत्ता संरचना की व्यापक समझ नहीं थी। फिर भी वे ऐसे लोग थे जिन पर उसे भरोसा था और जिन्हें वह भाई मानता था। इसी भावना को मन में लिए यज्ञदत्त ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। आखिरकार अभी भी बहुत से विषयों पर चर्चा बाकी थी। अनिरुद्ध ने अगला सप्ताह पूरी तरह से आराम में बिताया। 4 साल में पहली बार उसे लगातार प्रशिक्षण लेने और किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हालांकि उन्हें नॉक्स के खतरे का एहसास था, लेकिन वे जानते थे कि यह इतना गंभीर नहीं था कि बिना आराम किए लगातार यात्रा करना पड़े। और अब जब वे आखिरकार पृथ्वी पर लौट आए थे और अपना सारा काम पूरा कर चुके थे, तो उन्हें हल्कापन महसूस हो रहा था। संक्षेप में कहें तो अनिरुद्ध के पास अब आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं थी। हालांकि शिखर पर पहुंचने का उसका अंतिम लक्ष्य तो था, लेकिन यह ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए विवश करती। और जब अनिरुद्ध को आलस्य के सुख का एहसास हुआ तो वह पूरी तरह से उसी में रम गया। फिलहाल अनिरुद्ध अपनी मां के घर में अपने पुराने कमरे में लड़कियों के साथ था। ये वह घर नहीं था जिसे उसने अपने मुकदमे के दौरान देखा था, क्योंकि उसके पिता के लापता होने के कुछ समय बाद ही वे वहां से चले गए थे। फिर भी ये वही घर था जहां उसने अपने हाई स्कूल के साल बिताए थे, इसलिए उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अथक प्रशिक्षण से उन्होंने जो शरीर गढ़े थे, उनकी वजह से कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज था, और इसका परिणाम कमरे में बिखरे चिप्स के पैकेटों और स्नैक्स के रैपरों में साफ देखा जा सकता था। जहां तक उनके दिन बिताने की बात है, जाहिर है वे रोज और ज़ारा को एनीमे से परिचित करा रहे थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी एक्शन से भरपूर थी, इसलिए लड़कियां खासकर शोनन में दिलचस्पी नहीं रखती थीं। अनिरुद्ध इस बात से नाखुश था कि जब वह पृथ्वी छोड़कर गया था तब रिलीज हो रही नई जनरेशन की कॉमिक्स को वह पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली। वह चुपके से रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित और रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों का दीवाना था, इसलिए उसने अनिच्छा से उन्हें इन शैलियों की फिल्में देखने की अनुमति दी। रोज अनिरुद्ध के पास बैठी थी, उससे लिपटकर बड़े चाव से टीवी देख रही थी। एपेरॉन में प्रोजेक्टर स्क्रीन तो थी, लेकिन अभिनय या एनिमेशन जैसे पेशे नहीं थे। मनोरंजन उद्योग में भारी कमी थी। इसी बीच श्रेया ज़ारा को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रही थी और उसी तरह स्क्रीन को घूर रही थी। एक हफ्ते में ही ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गई थीं। ज़ारा ने श्रेया को अनिरुद्ध की सहमति के बिना भी अपनी मनमर्जी करने की छूट दे दी थी, जबकि रोज से पहली बार मिलने पर ऐसा नहीं था। समूह का माहौल अच्छा था और अनिरुद्ध को किसी भी तरह की असहजता महसूस नहीं हुई, इसलिए वह अपने समय का आनंद ले रहा था। उसे अपने आसपास चल रहे मूक युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक हफ्ते तक एनीमे देखने के बाद रोज जापानी हरम एनीमे की अवधारणा को समझ चुकी थी, और चूंकि श्रेया पृथ्वी की मूल निवासी थी और इतने सालों से अनिरुद्ध की दोस्त थी, इसलिए वह भी इसे समझ गई थी। उन दोनों ने मन ही मन ये समझौता कर लिया था कि इस तरह की अराजक हरकत करना कम से कम मूर्खतापूर्ण तो होगा ही। इससे अनिरुद्ध अपने लक्ष्यों से भटक भी सकता था, जो कि दोनों में से कोई भी नहीं चाहती थी। श्रेया ने अनिरुद्ध के साथ रिश्ते की उम्मीद छोड़ दी थी, जब से उसे पता चला था कि वह पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में है। आखिर वह किसी का घर तोड़ने वाली नहीं बनना चाहती थी। फिर भी किसी अज्ञात कारण से रोज हमेशा उसे परेशान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी। जिस तरह से वह उस समय अनिरुद्ध को गले लगा रही थी, वह देखने में तो मासूम लग रहा था, लेकिन असल में वह श्रेया को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी। वह अपनी बड़ी बहन की भूमिका का भरपूर आनंद ले रही थी।
पूछे जाने पर भी वे इस बात को मानने से इनकार करते थे, और पल्लवी उनसे अक्सर यह सवाल पूछती थी, लेकिन उनमें से कोई भी यह स्वीकार नहीं करता था कि उनके बीच वास्तव में अच्छे संबंध बन रहे हैं। वे ऐसे दोस्तों की तरह व्यवहार कर रहे थे जो इतने घनिष्ठ थे कि लगातार झगड़ते रहते थे। पूरे हफ्ते से दोनों का यही हाल था। वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे और इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि अनिरुद्ध को पता न चले। इन सब बातों को सबसे करीब से देखने वाली ज़ारा ही थी, और उसे यह कहना पड़ा कि उसे इसमें मज़ा आ रहा था। वह इंसानों को पूरी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन पिछले हफ्ते देखे गए एनीमे के आधार पर अपनी धारणाओं और दृष्टिकोण को बनाते हुए ज़ारा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस तरह क्यों लड़ते हैं, लेकिन उसे उनके बीच कोई दुर्भावना नहीं दिखी, इसलिए उसने इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। वह कभी कभी उनके कर्तव्यों में हिस्सा लेना भी चाहती थी, लेकिन अफसोस कि उसका अभी तक मानवीय रूप नहीं था। जब मैं 4th क्लास में पहुंच जाऊंगी और बीस्ट महारानी जैसी बन जाऊंगी तो मैं भी उनसे लड़ूंगी। अगर रोज या श्रेया में से किसी को भी उसके विचार पता चल जाते तो वे शायद हंसने लगती, ये सोचकर कि अगर ज़ारा को पता चल जाए कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बच्चों, खाना तैयार है। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अनिरुद्ध का समूह ही नहीं, पल्लवी भी उनके साथ किशोरावस्था में लौट आई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वह अब कितनी जवान दिखती है, लेकिन वह किशोरियों की मां की तरह व्यवहार कर रही थी, मानो वह अपने कोमा में बिताए 10 वर्षों की भरपाई करने की कोशिश कर रही हो। और इसी तरह 2 हफ्ते और बीत गए। अनिरुद्ध को धरती पर लौटे लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन वह बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर अपने घर में आलस कर रहा था। वॉइड एवोल्यूशन सिस्टम स्टोरी को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेल टाइम FM यूट्यूब चैनल को।